हिंदी निबंध क्या होता है? हिंदी निबंध, निबंध शब्द पे अगर जाएं तो बंधन रहित विचारों की ऐसी क्रमिक श्रृंखला जो कि निबंध में कहलाती है, जिसमें मौलिक विचार होते हैं। ठीक है, मौलिक कहते हैं मौलिक विचारों की क्रमिक श्रृंखला है निबंध, और कुछ नहीं है। श्रृंखला है, किसी भी विषय पर आप सोचते हैं और क्रमिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले हम और कर रहे हैं बाद में और कर रहे हैं। जो बात हो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अपनी बात कहें। जैसे अगर आपने कोई पद्धति अपनाई है, आगमन पद्धति अपनाई है, तो आपको पूरे निबंध में वही चलना होगा। निगमन शैली अपनाई है तो आपको निबंध में वही लेना चाहिए। ये व्यवस्था जो है वो निबंध में बनी रहनी चाहिए। निबंध के ये भी नियम है। गद्य प्रवर्तक की बात करूं तो निबंध गद्य के प्रवर्तक है रामचंद्र शुक्ल, RCS चंद्र शुक्ल। ठीक है, ये बहुत बड़े निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आपको इनकी जो चिंतामणि है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने बकायदा समझाया है कि भाव क्या होते हैं। आपके भीतर उठने वाली फीलिंग, हमारे भीतर ही उठने वाली फीलिंग के इस बारे में शायद हमको उतना डिटेल में नहीं पता रहता है, लेकिन जब आप रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि क्रोध एक्चुअली में क्या होता है, कहाँ से निकलता है, उत्साह का मतलब क्या है। यह जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको रामचंद्र शुक्ल के उपन्यासों को, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को पढ़ करके पता चलती है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध के हिसाब से ही हम इस पूरे ग्रुप का विभाजन करेंगे, जिसमें शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, इस तरह का पूरा विभाजन होगा। अब इसमें भी आप जब विभाजन करते हैं तो 2 तरह का विभाजन होता है, जिसमें पहला भारतेंदु, इसमें द्विवेदी, क्योंकि शुक्ल से पूर्व 2 बड़े बड़े युग चले हैं और निबंध भारतेंदु युग में भी खूब लिखा गया और द्विवेदी युग में खूब लिखा गया। शुक्ल युग की बात करें तो छायावाद के चारों स्तंभ तो इसमें आ जाते हैं, जिसमें शुक्ल, प्रसाद, निराला, महादेवी ने अच्छे निबंध लिखे हैं। सभी लोगों ने निबंध के फील्ड में जो है वो बड़े निबंध लिखे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है निबंधकार है। अब शुक्लोत्तर निबंध की बात करें तो ऐसे में इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें पहले वैचारिक निबंध आए, दूसरा हास्य एवं व्यंग्य, और तीसरा ललित निबंधकार, ललित या कलात्मक निबंध जो है वो कह सकते हैं। ठीक, तो निबंधों को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, और इनके निबंधों को भी इतने भागों में बांटा गया। ठीक, अब इसके कौन कौन से रचनाकार हैं आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर अब इसकी पूरी सूची आपके सामने दी हुई है। इन सभी को आपको पढ़ना है, इनकी रचनाओं को आपको पढ़ना है। और एक बात और जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो भी निबंधकार इसमें आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उन सभी निबंधकारों को आपको डिटेल से पढ़ना जरूरी है। उनको भी पढ़ना है और उनके लगे हुए निबंधों को पढ़ना है। कई बार उनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है और उनके अन्य निबंध क्या है उसको भी पढ़ना है, तो आप डिटेल में इसको देख लें। अब आती है नेक्स्ट जो है वो है आलोचना। हिंदी आलोचना, ठीक है। हिंदी आलोचना आधुनिक काल की गद्य विधा की सबसे बड़ा देन है। ठीक, आलोचना क्या होती है हम आप सब जानते हैं, बहुत कॉमन शब्द है जो हम यूज करते हैं, अपने परिवेश में भी यूज करते हैं। आलोचना मतलब क्या? किसी वस्तु को देखने का तरीका,
समीप से। आ और लोचन, आ मतलब समीप में और लोचन मतलब देखने का तरीका। आलोचना शब्द को शुरुआत में जब इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था, उस समय आलोचना शब्द को केवल गुण दोषों का विवेचन से ही लिया गया। प्रथमतः तो इसको नेगेटिव रूप में लोग माने। आलोचना मतलब किसी की बुराई करना या नेगेटिविटी, हम नॉर्मली इससे लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ विस्तार हुआ और इसको लोग गुण दोषों की विवेचना से लिए। उसके बाद धीरे और विस्तार हुआ। अब आलोचना को किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विधा के को पूर्ण रूप से देखने का तरीका है। अब लेखक या आलोचक का काम क्या होता है, वह रचना के बारे में पाठकों को सभी चीजें बता करके या रचना को खोल करके पाठकों के सामने देता है। अब पाठक यह तय करे कि रचना उसको किस तरीके से लगी। लेखक पहले से नहीं तय करता या आलोचक पहले से तय नहीं करता कि ये रचना कैसी है। आलोचक को रचना के प्रति या आलोचक को अपनी आलोचना के प्रति पूर्णतः तटस्थ रहना होता है। ठीक है, तो आलोचना के लिए आलोचना के अलावा दो शब्द और चले, जो है समीक्षा और समालोचना। ये इसके गद्य प्रवर्तक की बात करूं तो ये फिर से हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं। डिवाइडेशन वही होगा, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर। ठीक है, शुक्ल पूर्व युग की बात करूं और आलोचना का शुरुआत कहां से होता है इसकी बात करूं तो आलोचना की शुरुआत का श्रेय जो है वो भारतेंदु युग से जाता है। भारतेंदु युग, और उसमें भी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। आलोचना का सूत्रपात किससे माना जाता है, आपके प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। इसी युग में एक और आलोचना जो चली, व्यवहारिक आलोचना। व्यवहारिक आलोचना, इसका जनक बोला गया, व्यवहारिक आलोचना के जनक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। यह प्रश्न पूछता भी है, व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है, वो है बालकृष्ण भट्ट। तो हम बात करें कि व्यवहारिक आलोचना या आलोचना का सूत्रपात कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में है लगभग 1886 में लाला श्रीनिवास दास ने एक रचना की, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर उस समय की बड़ी फेमस रचना थी। प्रेमघन उस रचना को पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं संयोगिता स्वयंवर से। उन्होंने, चूंकि उनकी पत्रिका निकलती थी, उन्होंने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बनी में संयोगिता स्वयंवर के ऊपर एक लेख लिखा, जिसमें संयोगिता स्वयंवर की भूरी भूरी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की कि ये रचना बहुत अच्छी है। तो राम बालकृष्ण भट्ट जो उसी समय के रचनाकार हैं, और हम ये ना भूले कि वो भी एक, उनकी भी एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप। तो उन्होंने संयुक्ता स्वयंवर को पढ़ा, देखा और जाना, और उसके बाद वह इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि इतनी भी खास रचना नहीं है जितनी कि प्रेमघन ने अपनी पत्रिका में करी है। क्योंकि जो लेखक या फिर इतना बड़ा लेखक अगर कुछ लिख रहा है और उसकी तारीफ अपनी पत्रिका में कर रहा है, तो पाठक वर्ग भी उसी मेंटालिटी से तैयार होता है। तो प्रेमघन के लेखन के बाद बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से उसी की संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना दोबारा की, और इसके बाद उन्होंने संयुक्ता स्वयंवर के बारे में डिटेल से पूरा बताया कि रचना कैसी है, और प्रॉपर पाठकों पर छोड़ दिया कि आप वो तय करें। तो यहाँ से जो है वो एक आलोचना का सूत्रपात होता है, इसलिए प्रेमघन को और बालकृष्ण भट्ट को आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। इसी समय भारतेंदु ने नाटक नाम से 60 पेज का एक आलोचनात्मक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने प्रॉपर बताया है कि नाटक होता क्या है, किस प्रकार से है, उसकी कसौटियां क्या है, मानदंड क्या है। पूरा जो आलोचनात्मक लेख है नाटक का,
ये इसी समय लिखा, तो कहीं ना कहीं एक यह भी कड़ी है, ये भारतेंदु युग में आलोचना विधा को और सक्षम बनाती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी में जो दूसरा जो काल है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग जो कि हम जानते हैं यह भाषा के स्तर पर बहुत कड़ा काल है, क्योंकि उस समय द्विवेदी जी थे जिनके ऊपर यह नाम पड़ा है। द्विवेदी ने जी ने भाषा के शास्त्रीयता पर बहुत कार्य किया, इसलिए इस काल में शास्त्रीय आलोचना, शास्त्रीय आलोचना हम देखते हैं ज्यादा चलती है। ठीक, और इसी के साथ इसी काल के कवि लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी, जिसको आप जानते होंगे, बिहारी, साथ ही फारसी के कवि हैं सादी, उनको लेकर के एक लेख लिखा, बिहारी और सादी, क्योंकि सादी का लेखन जो है उनको कई ज्यादातर उन्हें बिहारी की तरह लिखा लगा, तो उन्होंने बिहारी और सादी को लेकर के एक लेख लिखा, बिहारी और सादी, और जिसमें उन्होंने दोनों की तुलना करते हुए एक जो लेख पूरा लिखा। अब यहीं से एक नई विधा जो है, नया जो चरण है, तुलनात्मक आलोचना की भी शुरुआत होती है। और तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाएंगे? पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, तुलनात्मक आलोचना की भी शुरुआत यहीं से होगी, और ये आलोचना, तुलनात्मक आलोचना यही नहीं रुकती है। अब यहाँ से बिहारी और देव, जो कि हिंदी नवरत्न में, जबकि जब हम बात करते हैं मिश्र बंधु ने जो हिंदी नवरत्न दिया था उसको डिवाइड करते हुए, उसमें जब कवियों को, उन्होंने 9 कवियों को रखा, उसमें उन्होंने देव को बिहारी से पहले रखा। तो एक ये बहस भी चल पड़ी कि देव श्रेष्ठ हैं कि बिहारी, तो बहुत सारे कवि आ गए जो जिन्होंने देव को माना, बहुत सारे कवि बिहारी को माना। ऐसे में लाला भगवान दीन आते हैं जिन्होंने लेख लिखा बिहारी और देव, उसमें उन्होंने बिहारी की योग्यता ज्यादा श्रेष्ठ मानी। तुरंत एक और कवि आ जाते हैं, उस लेखक आ जाते हैं कृष्ण बिहारी, जिन्होंने लिखा देव और बिहारी। इस रचना में उन्होंने देव को ज्यादा श्रेष्ठ किया। तो तुलनात्मक आलोचना को और आगे बढ़ाने में इन जैसे कवियों का, या देव और बिहारी, बिहारी और देव जैसी किताबों का भी बड़ा योगदान रहा है। तो यह दोनों जो आलोचना, शास्त्रीय आलोचना और तुलनात्मक आलोचना, द्विवेदी युग की बड़ी देन है। इसके अलावा एक और अनुसंधात्मक आलोचना, अनुसंधानात्मक आलोचना जो है वो भी इस काल में की जा रही थी, क्योंकि इस काल के कवि जैसे बाबू श्याम सुंदर दास हो गए, कृष्ण बिहारी हो गए, ये सब, इन लोगों ने पुराने लेखकों का एक पूरा अनुसंधान करके एक पूरी ग्रंथावली तैयार कर रहे थे। शुक्ल की जैसी ग्रंथावली, जैसे कि पूरा अनुसंधान करके तैयार कर रहे थे, वह आलोचना भी आपकी इसी द्विवेदी युग की देन है। अब हम बात करें शुक्ल की आलोचना पर। शुक्ल अपने आप में बहुत बड़े आलोचक हैं। इनकी जो आलोचना है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, और व्यवस्थित। इनकी आलोचना में विरुद्धों का सामंजस्य, कैसे अलग अलग परिस्थिति एक साथ मिलकर के एक बड़ी शक्ति बन जाती है, उसको इन्होंने बहुत जोर दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। और हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है इनकी आलोचना पद्धति का। इतिहास, ठीक है। शुक्ल की आलोचना जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है, बहुत वृहद, बहुत कम में इसको कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी काल में शुक्ल ही नहीं, शुक्ल के साथ अन्य भी जो रचनाकार थे, जैसे बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल और पदम पुन्नालाल बख्शी, जिनको आप देख सकते हैं, ये सारे भी शुक्ल युग के बड़े रचनाकार हैं। ठीक, अब हम आते हैं शुक्लोत्तर रचनाकार पे। शुक्लोत्तर रचनाकार की बात करें तो 3 जो रचनाकार हैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हैं नंद दुलारे, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम शॉर्ट में HPD भी कहते हैं। ये सभी शुक्ल से ही जुड़े थे, शुक्ल के ही शिष्य रहे हैं, शुक्ल से ही इन्होंने सीखा, उनको पढ़ करके इन्होंने जाना, और इन सभी ने शुक्ल की आलोचना में कुछ पॉइंट, कुछ चीजें ऐसी निकाली जो जहां पे शुक्ल चूक जाते हैं, जहां पर शुक्ल चूक गए, उसी पॉइंट को इन लोगों ने उठाया और शुक्ल की भी भारी आलोचना की, और अपने
प्रतिमानों को स्थापित किया, जिसमें नंद दुलारे वाजपेयी आपके सौष्ठववादी आलोचक कहलाए, छायावादी आलोचक, सौष्ठववादी आलोचक है वादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी और अजय प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक और मानवतावादी। ठीक है, ये तीन जो हो गया वो तो शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर चला। इसके अलावा और जो चलता है वो है मार्क्सवादी युग, छायावादी, स्वच्छंदतावादी। ठीक है, ये तो पहला। अब चौथा आ जाएगा मार्क्सवादी, पांचवा स्वच्छंदतावादी और जो है वो समकालीन। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चरण आएगा मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। अब जो है यह आलोचना जो है आर्थिक विषमता पर आधारित हुई। रामविलास शर्मा, शिव पूजन सहाय और शिवदान सिंह चौहान जैसे बड़े लेखक, मुक्तिबोध, नामवर जैसे लेखक जो थे वो मार्क्सवादी आलोचना के आधार पर ही आलोचना कर रहे थे। और उसी हिसाब से, चूंकि अब यह मार्क्सवाद पैरेलल समय में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आप प्रगतिवाद को पढ़ेंगे तो प्रगतिवाद में भी यह मार्क्सवादी या मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो आपको पूर्ण रूप से छाई हुई दिखाई देगी। और लगभग उसी के पैरेलल जो है ये आलोचना युग भी चलता है, जिसमें मार्क्सवाद के विचार को, जिसमें द्वंदात्मक भौतिकवाद हो गया, आर्थिक रूप से हो गया, शोषण और शोषित की बात हो गई, उसी प्रकार से अब लेखक जो है वो आलोचना को और आलोचना की विषय वस्तु को भी देखना शुरू कर देता है। अब अगला आते हैं हम स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना जैसे कि है कि नियम से बिल्कुल परे है। इसमें नई वस्तु किसी को लिया गया, नई चीजों पर बात हो रही थी। इलाचंद जोशी और मोस्टली ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रचनाकारों के इर्द गिर्द ज्यादा दिखता है, वहां के हिसाब से है। कोई भी विचारधारा इसमें आपको से बंधा हुआ नहीं है दिखाई देगा। स्वच्छंदतावादी विचारधारा जो है यह विचारधारा से जुड़ी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र होकर के यह रचना या अपनी आलोचना कर रहे थे। आते हैं समकालीन आलोचना पे। समकालीन आलोचना भी जो तीन प्रकार से, एक तो यह काव्य के आधार पर, नाटक के आधार पर और गद्य के आधार पर ये समकालीन आलोचना हो रही थी। समकालीन आलोचक जो है वो बड़े समकालीन आलोचक ने अपने और बड़े और रिच विषय वस्तु को लिया। आप देख सकते हो समकालीन आलोचक में बच्चन सिंह, निर्मला जैन, प्रेम शंकर, अशोक वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जैसे बड़े आलोचक जो है वो समकालीन आलोचना में भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो ये एक मोटा मोटा आलोचना की रूपरेखा है जो आप यहाँ देख सकते हो। अब हम आते हैं रेखा चित्र संस्मरण पर।